नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पुरोहित चाणक्य क्लासेज के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री के जो टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की सीरीज में पहला आपको याद हो तो सबसे पहले जो 2 से 3 वीडियो है वो प्राइम मिनिस्टर्स के बेसिक्स के बारे में, जिसमें आपका सामान्य परिचय हो गया किसका, बोलो प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ। फिर आपका सामान्य परिचय के बाद जो हम बात करते हैं तो उसमें आपका संवैधानिक प्रावधान हो गया किससे, प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ। फिर संवैधानिक परिचय के बाद आपने बात की तो वहां पर भूमिका किसकी, प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका, उसके बारे में बातचीत हो गई। और प्रधानमंत्री की भूमिकाओं के बाद जो हमने बात की थी नेक्स्ट, वो बातचीत की थी बोलो पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय और भारत के जो प्रधानमंत्री है उनके बारे में। तो देखो भारत के जो प्रधानमंत्री रहे उनके बारे में अपन ने सबसे पहले जो बातचीत की थी वो अपन ने क्या किया था, बोलो जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो है ना, उनका योगदान क्या रहा, तो स्वतंत्रता से पूर्व क्या योगदान रहा और स्वतंत्रता से है ना मतलब बाद में क्या योगदान रहा, तो एज ए प्रधानमंत्री उनके योगदान क्या रहे, तो वो सारी चर्चा अपन ने कर ली। फिर आपको याद हो तो गुलजारी लाल नंदा जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, कितनी बार रहे थे, बोलो 2 बार, उनकी भी अपन ने चर्चा कर ली। और बाद में आपको अगर जानकारी में है, याद आ रहा है, रिकॉल हो रहे, तो आपको याद हो तो लाल बहादुर शास्त्री की अपन ने क्या की थी, बोलो बातचीत की थी। और फिर तीसरी प्रधानमंत्री के रूप में और प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में हमने इंदिरा गांधी की क्या की थी, बोलो बातचीत की थी। फिर इंदिरा के बाद हमने प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई की क्या की थी, बोलो बात की थी। और मोरारजी देसाई के बाद आपको याद हो तो अपन ने बातचीत की थी किसकी, तो चौधरी चरण सिंह की बातचीत की थी। और चौधरी चरण सिंह के बाद वापस किसकी बातचीत की थी, तो मोरारजी किसकी, इंदिरा गांधी की बात की। तो लास्ट जो हम आपको छोड़ करके गए थे तो वो आपको याद हो तो अपन ने बातचीत की थी क्या, कि भाई लास्ट अपन ने बातचीत की थी जो उसमें अपन ने बातचीत की ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ 1984 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो 1984 में हुआ वो एक्चुअल में जनरल सिंह भिंडरावाला जो एक्चुअल में यूं कह सकते हैं कि संजय गांधी के द्वारा ही तैयार किया हुआ एक मतलब कांग्रेस का एक, आप यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस के द्वारा तैयार किया गया एक सिख स्कॉलर था जो जनरल सिंह भिंडरावाला बाद में जाकर के संजय गांधी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए। और वहां पर कहां पर, बोलो पंजाब के अंदर जो एक नया पंजाब जो है उन्होंने बसाने के लिए क्या किया, बोलो प्रयास किया। यानी कि मतलब पंजाब के अंदर सिर्फ पंजाबी ही रहेंगे, ये कॉन्सेप्ट के साथ खालिस्तान का एक कॉन्सेप्ट आया था। और उसी को है ना मतलब सपने को साकार करने के लिए जनरल सिंह भिंडरावाला अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जो है, तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर उन्होंने धावा डाला। और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जब उन्होंने धावा डाला तो वहां से मतलब ऑपरेशन ब्लू स्टार यानी मिलिट्री का एक ऑपरेशन चलाया किसने, इंदिरा गांधी ने, जिसके तहत उनको क्या किया गया, बोलो वहां पर खत्म किया गया। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में जो हुआ था वहां पर सिखों की जो भावनाएं थी वो बिल्कुल निश्चित रूप से आहत हुई थी। और इस कारण से मतलब सिख दंगे भी हुए थे 84 में, कहां पर, पंजाब और दिल्ली समेत उत्तर भारत में सिख रिवॉल्ट्स हो गए थे यानी सिखों के दंगे हुए थे, जिसमें एक भावना है ना मतलब फैल गई कि इंदिरा गांधी के द्वारा मतलब सिखों के पवित्र स्थान को है ना मतलब अपवित्र करने का क्या किया गया, बोलो प्रयास किया गया। और बाद में ना कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और सिखों के बीच में क्या हुए, बोलो जबरदस्त दंगे हुए, जिसमें दिल्ली में भी बहुत बड़ी मात्रा में सिखों की क्या की गई, बोलो हत्या की गई। और साथ ही साथ कुछ जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनकी भी क्या हुई थी, बोलो हत्या हुई। और इसी के विरोध स्वरूप इंदिरा गांधी की जो बॉडीगार्ड्स थे वो दोनों ही सिख बॉडीगार्ड्स थे। तो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उन्होंने सुबह जब वो गार्डन में क्या करी थी, जा रही थी, तो वहां पर उनको गोली से उड़ा दिया। और इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो प्रधानमंत्री आते हैं तो वो इंदिरा गांधी के लड़के कौन हो गए, राजीव गांधी। तो ये अपन ने बात यहां तक इंदिरा गांधी की कर ली। अब अपने बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कौन हो गया, बोलो पीएम राजीव गांधी। कौन हो गया, बोलो राजीव गांधी। ये लो, ये बातचीत जो थी ना ये अपन वहां से कहां तक लेके आ गए, तो देखो मैंने आपको जोड़ा है कि बोलो कहां से इंदिरा गांधी क्या थी प्रधानमंत्री, बाद में प्रधानमंत्री के रूप में कौन है, बोलो राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के बारे में अब अपने वो सारी चीजें ले रहे, तो उसको आप देखो कि राजीव गांधी क्या थे, बोलो। तो देखो बोर्ड पर आ जाओ, देखो क्या सबसे पहली बात, क्या युवा प्रधानमंत्री यानी सबसे युवा प्रधानमंत्री, यानी सबसे युवा प्रधानमंत्री किसका, भारत का। तो भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन रहा, बोलो राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जो है सर्वाधिक युवा मतलब सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे, बोलो राजीव गांधी। फिर बात करते हैं कि राजीव गांधी है ना, सुन लो, राजीव गांधी जो है वो क्या रहे, बोलो सबसे युवा जो प्रधानमंत्री रहे। फिर दूसरी बात, सबसे युवा और जुड़े हुई चीजें देखो, सबसे युवा
पीएम यानी सबसे युवा प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किया गया, क्लियर है। और वैसे आप ध्यान रखना, सबसे युवा जिसको है ना भारत रत्न मिला है, तो सबसे युवा जिसको भारत रत्न मिला है, सबसे युवा मतलब भारतीय, मतलब जिसको भारत रत्न क्या हुआ बोलो प्राप्त हुआ है, तो वो कौन है बोलो, सबसे युवा भारतीय जिसको भारत रत्न प्राप्त हुआ वो सचिन तेंदुलकर है। वो कौन है बोलो, सचिन तेंदुलकर है। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या क्या बोलो, उसके बाद आपको ध्यान जरूर रखना है क्या ध्यान रखना है कि राजीव गांधी जो है ना वो सबसे युवा प्रधानमंत्री थे जिनको भारत रत्न क्या हुआ बोलो प्राप्त हुआ। और वैसे आपको ओवरऑल ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा युवा जो है ऐसा जिसको भारत रत्न मिला कम उम्र में, वो सचिन रमेश तेंदुलकर। फिर आपको ध्यान रखना है 20 अगस्त को राजीव गांधी का क्या आता है बोलो, जन्म दिवस आता है। तो 20 अगस्त राजीव गांधी का क्या आता है बोलो, जन्म दिवस आता है। और इसको हम लोग है ना सद्भावना दिवस के रूप में, साथ ही है ना सुन लो, साथ ही इसको हम लोग अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस, तो अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस, तो इन दोनों के रूप में हम लोग मनाते हैं। किसको बोलो, तो किसको बोलो, 20 अगस्त को। फिर आपको ये तो नॉर्मल बात होगी किसके बारे में, राजीव गांधी के बारे में। तो राजीव गांधी के बारे में ये ध्यान रखना है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि बोलो क्या आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा लोकसभा में सीटें लाने वाला जो हमारे पास प्रधानमंत्री था वो भी कौन सा बोलो, राजीव गांधी है। तो राजीव गांधी जो है वो अकेले ही है ना, अकेले ही हमने कांग्रेस पार्टी ने 400 से अधिक सीटें क्या की थी बोलो, हासिल की थी। तो ये भी रिकॉर्ड किसके नाम पर है बोलो, राजीव गांधी के। अब राजीव गांधी के ना जो कार्य है उन कार्यों के बारे में बात करते हैं। ये तो सामान्य बातचीत हो गई। अब जो वर्क है ना, तो इन वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो उसमें आप देखो क्या मतलब, उसमें जो टैक्स राजीव गांधी के साथ जुड़े हुए, तो कंप्यूटर क्रांति का जनक किसको कहते हैं बोलो, राजीव गांधी। कंप्यूटर क्रांति का जनक किसको बोलते हैं बोलो, राजीव गांधी। सूचना क्रांति कौन लेके आया, राजीव गांधी। सूचना क्रांति कौन लेके आया बोलो, राजीव गांधी। और सूचना क्रांति में सुन लो, राजीव गांधी के साथ जो सहयोग दिया ना वो सैम पित्रोदा ने दिया। और सैम पित्रोदा ने क्या, सुन लो, सैम पित्रोदा, तो वो आज भी मतलब सैम पित्रोदा है बोलो, राजीव गांधी के क्या थे बोलो, मित्र थे। और सैम पित्रोदा ने सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए क्या संस्था लाए, सीडेक। क्या लाए बोलो, सीडेक। और ये सीडेक ही आपकी सुपर कंप्यूटर वगैरह नहीं क्या वो क्या बनाती थी, तो सुपर कंप्यूटर वगैरह ये कौन सी संस्था बनाती थी बोलो, सीडेक। आज भी मतलब हैवी कंप्यूटर बनाने का काम किसका बोलो, सीडेक का। और कंप्यूटर क्रांति लाई कौन था बोलो, राजीव गांधी। तो सबसे पहला कंप्यूटर जो सिद्धार्थ था वो कहां पर लगा था हमारा, इसरो में। तो पहला कंप्यूटर कहां पर लगा, इसरो में। और नाम क्या हो गया बोलो, सिद्धार्थ। फिर आपका सूचना क्रांति भी कौन लाया बोलो, राजीव गांधी लाया। साथ ही साथ राजीव गांधी के साथ जो और चीजें जो टैग के रूप में जुड़ी हुई है उसमें आप देख लो, तो क्या राजीव गांधी के काल में है ना मतदान की आयु जो है उसको क्या किया गया बोलो, 21 से कितना किया गया बोलो, 18। राजीव गांधी के काल में क्या बोलो, कंप्यूटर क्रांति इतनी तेजी से आई। और वही परिणाम है कि आज भी हम लोग जो है किसके साथ जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर के साथ। तो वो किस काल में शुरुआत हुई, तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काल में शुरुआत हुई। सूचना क्रांति भी है ना, तो वो कौन लेके आया बोलो, राजीव गांधी। और इसी के लिए संस्था कौन सी बनी, सीडेक। और वो सीडेक क्या बनाती है बोलो, सुपर कंप्यूटर। सैम पित्रोदा जो है राजीव गांधी के क्या रहे बोलो, मित्र रहे। तो सैम पित्रोदा जो है उनका मतलब श्रेय जाता है सूचना प्रौद्योगिकी लाने के लिए। और साथ साथ ध्यान रखना क्या, सैम पित्रोदा नहीं क्या, सुन लो, वो हमारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर नहीं क्या, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी किशनगढ़ उसके मतलब वीसी भी रहे थे, मतलब कौन, सैम पित्रोदा। तो उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको ये बेसिक चीजें नोट करनी है जो आप नोट कर लो, किसके बारे में, राजीव गांधी के बारे में। फिर मैं आपको बता रहा हूँ राजीव गांधी के अन्य कार्य कौन कौन से रहे, तो उसके बारे में और बता रहा हूँ। तो देखो, तो पहला विषय अपने पास जो हो गया वो हमारा क्या हो गया बोलो, कंप्यूटर क्रांति का। फिर सूचना क्रांति का। फिर तीसरा विषय जो है मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ, तो वो देखो एचआरडी मिनिस्ट्री कौन लाया, राजीव गांधी। तो एचआरडी मंत्रालय समझ गए, मानव विकास मंत्रालय, मानव विकास एवं मतलब एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स हो गया। तो मानव क्या हो गया बोलो, अनुमान ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ये किसके काल में आया, तो बोलो राजीव गांधी के काल में। क्लियर है। फिर आपका देखो क्या
एचआरडी मिनिस्ट्री है ना, वो आज वापस एचआरडी मिनिस्ट्री अब वापस क्या हो रही है, शिक्षा मंत्रालय बन रहा है। वापस इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, शिक्षा मंत्रालय। तो इसका वापस अब नाम क्या हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। पहले भी इसका नाम क्या था बोलो, शिक्षा मंत्रालय था, और वापस इसका नाम क्या कर रहे हैं बोलो, शिक्षा मंत्रालय कर रहे हैं। और जो हमारी शिक्षा नीति है ना बोलो, तो प्रथम शिक्षा नीति तो वो भी कौन लाया था बोलो, राजीव गांधी के काल में आई थी। और जो कोठारी आयोग है, उस कोठारी आयोग के अनुशंसा पर राजीव गांधी क्या लाए थे बोलो, क्या लाए थे, शिक्षा नीति। कब लाए थे, 1986 में। और कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्या किया गया था बोलो, लागू। कोठारी आयोग की सिफारिशें क्या थी बोलो, 10+2+ क्या थी बोलो, 3। और आज वापस से के कस्तूरी रंजन जो है उसकी सिफारिश पर नई शिक्षा नीति जो हमारी आई है। तो देखो आज वापस से नई शिक्षा नीति जो हमारी अब आई है, तो नई शिक्षा नीति जो आई है जो कि अब हमारी क्या है, लागू कौन सी हो जाएगी, नई शिक्षा नीति। तो नई शिक्षा नीति जो वर्तमान में नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति जो वर्तमान में कौन सी शिक्षा नीति है बोलो, नई शिक्षा नीति। और वो किस समिति के अनुसार पर, के कस्तूरी रंजन, के कस्तूरी रंजन, तो के कस्तूरी रंजन समिति की अनुशंसा पर। और उस नई शिक्षा नीति में आप देखोगे तो उसमें आपका क्या है बोलो, 5+3+3+3+4 यानी 5 साल जो है वो आपके कौन से हो गए, यूकेजी, एलकेजी और ये जो विषय होता है उसमें। और उसके अलावा जो आपके जो अन्य नेक्स्ट जो मतलब कार्यकाल है, यानी कि वो आपका 3 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, और बाकी के जो बचे हुए 4 साल है उसमें आपका 9th, 10th, 11th और क्या हो गया, 12th हो गया। तो नई शिक्षा नीति जो आई है वो हमारी कब आई बोलो, 2019-20 के अंदर आई है। और एक्चुअल में कब आई बोलो, 2020 में। और जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने इसको क्या दे दी है बोलो, मान्यता दे दी है। और पहली शिक्षा नीति राजीव गांधी के काल में आई थी 1986 में। और कोठारी आयोग की सिफारिश क्या थी, 10+2+3। वर्तमान शिक्षा नीति में क्या है, 5+ क्या हो गया बोलो, हमारे पास 3+3+4 का 3+3+3+4 का कॉन्सेप्ट हो गया। और एचआरडी मंत्रालय जो है वो भी किसके टाइम में आया था बोलो, तो किसके, राजीव गांधी के काल में। और राजीव गांधी को क्या कहते हैं बोलो, सूचना क्रांति का क्या कहते हैं बोलो, जनक। और राजीव गांधी को ही क्या कहते हैं बोलो, कंप्यूटर क्रांति का क्या कहते हैं बोलो, जनक कहते हैं। तो ये 2-4 चीजें जो थी, जो प्रमुख थी, जो राजीव गांधी के काल में आई, तो उसके बारे में बातचीत की पहली बार। फिर राजीव गांधी के काल में जो बड़े परिवर्तन हुए उनमें अपन ने बातचीत की है। तो देखो उसमें जो बड़े चेंजेस हुए राजीव गांधी के काल में, तो वो कौन से हुए, तो उसको आपको मैं दिखाता हूं। तो देखो क्या कॉन्स्टिट्यूशनली जो राजीव गांधी के काल में क्या चेंजेस हुए, तो वो आप देखो 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन क्लियर है। और 52वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था बोलो, 1985 में। तो ये कब हुआ बोलो, 1985 में, क्लियर है। और इसी के तहत क्या डाली गई बोलो, दल बदल, क्या डाला गया बोलो, दल बदल का प्रावधान। और दल बदल जो है वो कौन सी अनुसूची में डाला गया, 10वीं अनुसूची क्या की गई बोलो, ऐड की गई। तो आप देख लो क्या नवी अनुसूची किसके कार्यकाल में ऐड की गई थी बोलो, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। 10वीं अनुसूची किसके कार्यकाल में ऐड की गई, तो बोलो किसके कार्यकाल में ऐड की गई, राजीव गांधी के कार्यकाल में। राजीव गांधी ने बोलो क्या, वोट देने की आयु नहीं, क्या सुन लो, वोट देने की आयु वो 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन किया। तो 61वां संविधान संशोधन, और 61वां संविधान संशोधन ये हमारा कब हुआ, तो बोलो 1989 के अंदर हुआ। और इसके तहत वोट की आयु ना, सुन लो, वोट की आयु, तो वोट की आयु ना, वोट की आयु वो आपकी क्या बोलो 21 थी पहले, तो आयु 21 से ना बोलो, आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी, 18 साल कर दी। तो ये आपके 2 चेंजेस राजीव गांधी के काल हुआ, एक तो 52वां संविधान संशोधन और एक तो आपका कौन सा 61वां संविधान संशोधन। फिर इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, आधुनिक पंचायत राज के जनक के रूप में भी हम किसको जानते हैं बोलो, राजीव गांधी को जानते हैं। तो आधुनिक पंचायत राज के जनक के रूप में किसको जानते हैं बोलो, राजीव गांधी को। तो आधुनिक पंचायत राज के जनक के रूप में राजीव गांधी को जानते हैं, आधुनिक पंचायत राज के जनक। तो आधुनिक पंचायत राज जनक कौन हो गया बोलो, राजीव गांधी, ठीक है। और उसी में आपका देखो राजीव गांधी के काल में 64वां और 65वां संविधान संशोधन भी हुआ। और उसके तहत राजीव गांधी ने प्रयास किया किसको, नगर पालिका और पंचायतों को क्या दिलाने का बोलो, संवैधानिक दर्जा।
लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। इसीलिए बाद में नरसिम्हा राव की सरकार के अंदर क्या किया, 73 और 74 संविधान संशोधन, उसके तहत वो क्या हुआ बोलो, पारित हुआ और बाद में वो क्या बना बोलो, कानून बना। लेकिन आपको ध्यान रखना कि राजीव गांधी के काल में प्रयास कर लिए थे बोलो किसके लिए, 11वीं और 12वीं अनुसूची को लाने के लिए। तो 64वां 65वां संविधान संशोधन के लिए प्रयास किसके काल में थे, राजीव गांधी के काल में हुए थे। तो ये आपका टोटल A to Z किसके बारे में हो गया बोलो, राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी जो है तो 1989 तक राजीव गांधी क्या रहे थे बोलो, प्रधानमंत्री रहे थे। और आपको पता है तो पहला जो राजीव गांधी का कार्यकाल जो हमारे पास एक ही कार्यकाल रहा, जो 1984 से लेकर के और आपका 1989 का क्या रहा था बोलो, कार्यकाल रहा। यानी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी ने पद संभाला था। फिर लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव में बहुमत मिला जबरदस्त किसको, कांग्रेस पार्टी को। और 5 साल सरकार किसने चलाई, तो राजीव गांधी ने 5 साल सरकार चलाई। और राजीव गांधी जो है 85 से 86, 87, 88 और 89 ये कंटिन्यूअसली क्या रही, इनकी 5 साल क्या रही थी, राजीव गांधी की सरकार रही। और फिर राजीव गांधी की मंत्रिमंडल में जो मंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी पर, जो उस वक्त रक्षा मंत्री भी रहे थे, विदेश मंत्री भी रहे थे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी की सरकार को हिलाने के लिए प्रयास किया और वो सफल भी हुए। और बोफोर्स घोटाला जो है उसको लेकर के जबरदस्त विरोध किया राजीव गांधी का। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है वो प्रधानमंत्री बनकर के आए। नेक्स्ट तो हमारे नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन हो गए, वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो आप वीपी सिंह जो है ना, सुन लो, वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। और वीपी सिंह से जुड़े हुए जो तथ्य है ना वो हमारे इंपॉर्टेंट एक ही है, क्या कि वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है ना, तो मंडल कमंडल को लाने वाला ने ओबीसी आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, तो ओबीसी आरक्षण किसने दिया था बोलो, वीपी सिंह ने यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। और मंडल कमंडल का जो ये विषय था ये किसके टाइम से आया बोलो, किसके, वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। और विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम में ना ओबीसी आरक्षण को मान्यता दी गई। केंद्र में कितना प्रतिशत आरक्षण, 27%। राजस्थान में कितना दे रहे हैं अभी वर्तमान में बोलो, 21% आरक्षण कहां पर दे रहे हैं, राजस्थान में दे रहे हैं। लेकिन मैंने आपको जस्ट ओवरऑल बताया क्या केंद्र में कितना प्रतिशत आरक्षण ओबीसी को दिया जाएगा, 27%। अगड़े और पिछड़े जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया। और वास्तविक रूप से ये देखें तो बिहार में उस वक्त लालू प्रसाद यादव थे, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव थे, और ये जो क्षेत्रीय दल थे, और हरियाणा में चौधरी जो देवीलाल वगैरह थे, इनके जो ग्रुप थे उन्होंने सहयोग किया हुआ था सरकार में, किसका, वीपी सिंह का। और इन्होंने प्रेशराइज किया था वीपी सिंह को, किसके लिए बोलो, ओबीसी आरक्षण के लिए। और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बाद में ओबीसी आरक्षण को मान्यता दी और मंडल आयोग की रिपोर्ट को क्या किया बोलो, सिफारिशों को क्या किया गया, लागू किया गया। इसी वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जो है, माफ करना, लाल कृष्ण आडवाणी प्रमुख रूप से थे। तो लाल कृष्ण आडवाणी का रथ यात्रा भी निकली थी। तो लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा जो थी वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के वक्त ही निकली थी। और उस वक्त जो इनके सरकार में सहयोगी थे लालू प्रसाद यादव, तो उन्होंने बिहार के वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ जो है रोका भी था, कहां पर बोलो, बिहार में। तो ये विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में अपन ने क्या की बोलो, बातचीत। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जैसे ही हिली तो फिर नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री आया तो वो हमारे कौन आए बोलो, तो वो आए चंद्रशेखर। कौन आए बोलो, चंद्रशेखर। तो कौन आए बोलो, चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर क्या है बोलो, भारत के प्रधानमंत्री बने। तो ज्यादा कार्यकाल ना तो वीपी सिंह का रहा और ना ही चंद्रशेखर का रहा, लगभग दोनों का ही हमारे पास। चंद्रशेखर का कार्यकाल थोड़ा कम रहा, वीपी सिंह का क्या लगभग साल भर। चंद्रशेखर का लगभग कितना रहा था, लगभग 9 से 10 महीने का चंद्रशेखर का रहा। तो फिर चंद्रशेखर को आप क्या कहते हो बोलो, युवा तुर्क। युवा तुर्क यानी युवा तुर्क का मतलब है कि जब राष्ट्रीय आंदोलन था ना, तो उसमें आजादी के मतलब उस आंदोलन में ये लोग भी थोड़े शामिल थे। तो युवा तुर्क के नाम से किसको जानते बोलो, चंद्रशेखर को। बलिया से चंद्रशेखर आते थे, उत्तर प्रदेश से। और इन्होंने स्वर्ण गिरवी रखा, स्वर्ण गिरवी रखा। और स्वर्ण ना गिरवी रखा किसके लिए बोलो, भारत के आर्थिक हालात क्या हो गए थे बोलो, खराब। तो आर्थिक हालातों को सही करने के लिए सोना जो है ना वो गिरवी किसने रखा बोलो, आर्थिक हालात को सुधारने के लिए, आर्थिक हालातों को सुधारने हेतु सोना क्या रखा बोलो, गिरवी रखा। तो ये आपके क्या हो गए बोलो, चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर जो है वो हमारे क्या रहे बोलो, प्रधानमंत्री रहे। तो आपको मैंने सारी चीजें एक बार बता दी, उसको वापस से आप देख लो, एक बार मैं बता रहा हूं। देखो उसको क्या कि सबसे पहले अपन ने देखा था क्या कि बोलो प्रधानमंत्री कौन रहे थे बोलो, तो अपन ने बातचीत की थी बोलो, राजीव गांधी। इंदिरा गांधी के बाद किसका कार्यकाल आया था, राजीव गांधी। राजीव गांधी से जुड़े हुई सारी चीजें मैंने आपको अभी बता दी थी, उसके बारे में आपको सारी चीजों को नोट करना है। फिर राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद अपन ने बातचीत की तो वो कौन हो गया बोलो, तो कौन हो गया बोलो, विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद चंद्रशेखर। अब चंद्रशेखर के बाद जो हम बात कर
रहे हैं तो वो हमारे प्रधानमंत्री नेक्स्ट उसकी हम जो बात कर रहे हैं। तो अब आप देखो क्या, तो वो हमारे प्रधानमंत्री जो कांग्रेस की एक्चुअल सरकार थी तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे बोलो? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। अब देखो आपको चीजों को समझना पड़ेगा। देखो क्या, राजीव गांधी की सरकार जो है ना, सुन लो एक बार बता देखो क्या, राजीव गांधी की सरकार 89 में गई। कब गई बोलो? 89 में। 89 में जब राजीव गांधी की सरकार गई तो आपको एक बार देखो बता रहा हूं, देखो क्या, तो राजीव गांधी कब तक रहे बोलो? 84 से कब तक रहे बोलो? 89। यानी आप देख रहे हो दिसंबर 1989 तक तो राजीव गांधी खुद ही प्रधानमंत्री थे ही। बाद में जब चुनाव हुए तो विश्वनाथ प्रताप सिंह है ना उन चुनावों में जीत करके आए। तो 2 दिसंबर 89 से नवंबर 1990, तो आप देख लो लगभग 11 महीने विश्वनाथ प्रताप सिंह क्या रहे थे बोलो? प्रधानमंत्री रहे। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जब हिले, यानी उनकी सरकार जब हिल गई, यानी तो फिर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 में, यानी लगभग आपका 7 महीने की सरकार किसकी रही बोलो? चंद्रशेखर की। और फिर सरकार किसकी आएगी बोलो? नरसिम्हा राव की। तो हम लोग बात किसकी कर रहे थे बोलो? नरसिम्हा राव की बात कर रहे थे। तो पीवी नरसिम्हा राव जो है उसके बारे में अपन बातचीत कर रहे थे। नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे बोलो? पीवी नरसिम्हा राव। तो चीजों को अब आपको एकदम सारी चीजों को क्लियर रखना है ताकि आप लोगों के किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो, और अगर कोई चीज पूछता है तो उस चीज से आप कोई भी आंसर दे सकें। तो पीवी नरसिम्हा राव के बारे में अगर आप बात करते हैं तो बोलो इसके बारे में क्या जुड़ा बोलो? उदारीकरण लाने वाला, उदारीकरण लाने वाले पीएम, यानी क्या थे बोलो? प्रधानमंत्री। उदारीकरण लाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। क्लियर? अब उदारीकरण है ना, यानी ओपन मार्केट की थ्योरी पीवी नरसिम्हा राव लाए, और हमने एफडीआई में छूट देनी क्या कर दी? शुरू कर दी। और इन्हीं के वक्त उदारीकरण का बजट भी किसके वक्त आया था बोलो? नरसिम्हा राव के वक्त आया था। अब सुनो कैसे, तो बोलो आर्थिक नीति की बनाई, नई आर्थिक नीति। तो नई आर्थिक नीति जो ना, न्यू आर्थिक नीति 1991 में। और ये जो नई आर्थिक नीति बनाई ना, ये किसने बनाई बोलो? उस वक्त क्या थे बोलो? वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री उस वक्त कौन थे बोलो? तो उस वक्त के जो वित्त मंत्री थे उन्होंने नई आर्थिक नीति बनाई। और वित्त मंत्री उस वक्त कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या बनाई बोलो? नई आर्थिक नीति बनाई। और मनमोहन सिंह ने है ना उदारीकरण की ये जो अवधारणा है उसको फ्रेम किसने किया था बोलो? एक्चुअल में मनमोहन सिंह ने किया था। और उस वक्त वित्त मंत्री कौन थे बोलो? मनमोहन सिंह थे। और आर्थिक नीति नई आई थी 1991 में। किसके काल में आई थी बोलो? मनमोहन सिंह के काल में। और इन्हीं के काल में सुन लो, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव क्या थे? प्रधानमंत्री। तो पीवी नरसिम्हा राव के काल में है ना सुनो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो आई थी तो उसको हम स्वर्णिम मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सारे टारगेट्स क्या हुए थे बोलो? पूरे हुए थे। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना नरसिम्हा राव सरकार के वक्त आई और उसके टारगेट सारे अचीव किए थे। और 91 से लेकर 96 तक वो सारे टारगेट अचीव किए, इसलिए स्वर्णिम योजना के रूप में जानते हैं। किसको बोलो? नरसिम्हा राव के टाइम में क्या आई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। फिर पंचायतों को आना संवैधानिक दर्जा, पंचायत और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा, पंचायत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा। और पंचायत और नगर पालिकाओं को जो संवैधानिक दर्जा इन्होंने दिया था वो किसके तहत दिया था? तो वो आपका किसके तहत दिया था बोलो? तो पंचायत और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा। और वो किसके तहत दिया? तो वो आपका किसके तहत बोलो? 73वां और कौन सा? 74वां संविधान संशोधन। तो 73वां और कौन सा हो गया? 74वां संविधान संशोधन। और ये कब हुए थे बोलो? तो 1992 में। और 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में। इन्हीं के तहत 73 के तहत पंचायत को, 74 के तहत किसको? नगर पालिका को। और इन्हीं के तहत कौन सी अनुसूची जुड़ी थी बोलो? कौन सी? 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची किसके लिए बोलो? पंचायतों से जुड़ी हुई। 12वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई थी? तो किससे जुड़ी हुई थी बोलो? नगर पालिकाओं से जुड़ी हुई। तो पंचायत और नगर पालिकाओं से जुड़े विषय वो किसके थे बोलो? 11वीं अनुसूची में पंचायत से, और नगर पालिकाओं से जुड़े विषय किसमें थे बोलो? 12वीं अनुसूची में। और पीवी नरसिम्हा राव का जो काल था उस टाइम उदारीकरण का मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो नरसिम्हा राव के काल में आया। आर्थिक नीति नई बनी थी नरसिम्हा राव के काल में 1991 में। और नरसिम्हा राव के टाइम में वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के काल में ही, यानी जब वो वित्त मंत्री रहे तो उस वक्त
आप देखते हैं तो अपन ने बातचीत की क्या बोलो, ये पंचवर्षीय योजना जो आई उस पंचवर्षीय योजना में स्वर्णिम पंचवर्षीय योजना कहते हैं, यानी गोल्डन क्यों, क्योंकि वो बोलो उसके जितने भी लक्ष्य थे वो क्या हुए थे बोलो, पूरे हुए थे। फिर आप देखें तो नरसिम्हा राव के काल में बोलो सन 1985 में, सन 1995 में मिड डे मील योजना आई, 95 में मिड डे मील और मिड डे मील जो है ना, यानी मध्याह्न भोजन जो है, यानी मध्याह्न भोजन की योजना जो है वो किसके काल में आई थी, नरसिम्हा राव के। और सामान्यतः ये लोग जो है ना साउथ से थे, तो साउथ से ही मतलब उस योजना का क्या हुआ था बोलो, शुभारंभ हुआ था, किसका बोलो, मिड डे मील का। तो ये अपन ने बातचीत की है किसके, नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव के बारे में और बात करें तो लुक ईस्ट पॉलिसी भी किसकी है बोलो, नरसिम्हा राव की। तो लुक ईस्ट पॉलिसी जो है ना, सुन लो, लुक ईस्ट पॉलिसी है ना, वो भी किसकी है बोलो, नरसिम्हा राव की है। तो नरसिम्हा राव की पॉलिसी कौन सी है, लुक ईस्ट। ये सारी चीजें जो है वो हमने किसके संदर्भ में बातचीत की बोलो, नरसिम्हा राव के संदर्भ में। तो प्रधानमंत्री कौन से हो गए बोलो, नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री। तो नरसिम्हा राव से पहले प्रधानमंत्री कौन रहे थे, तो वो हमारे कौन रहे थे बोलो, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर से पहले हमारे प्रधानमंत्री कौन रहे, तो वो आप बता दो कौन रहे थे बोलो, चंद्रशेखर से पहले राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह से पहले कौन रहे थे, राजीव गांधी। राजीव गांधी से पहले कौन रही थी, उनकी मां इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी से पहले कौन रहे थे, चौधरी चरण सिंह। सबके बारे में जो जो चीजें थी वो मैंने सब आपको बताई है, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री का जो पद था वो किसके पास था, तो बोलो चौधरी चरण सिंह, जो संसद में नहीं पहुंचे। उससे पहले जो पद था वो आपका मुरारजी देसाई के पास था, और मुरारजी देसाई जो है वो पहले गैर कांग्रेसी क्या थे बोलो, प्रधानमंत्री थे। और फिर आपको याद हो तो अपन ने बातचीत की थी क्या, कि बोलो मुरारजी देसाई से पहले ये पद किसके पास था बोलो, इंदिरा गांधी के पास था। और सारी चीजों की अपन ने बातचीत की। इंदिरा से पहले लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री से पहले जो थे गुलजारी लाल नंदा, जो कारवां क्या रहे थे बोलो, प्रधानमंत्री। और प्रथम कौन थे बोलो, जवाहरलाल नेहरू। तो ये सारी चीजें जो है अपन ने A to Z बातचीत एक एक करके सारी कर ली। अब नेक्स्ट जो नरसिम्हा राव के बाद जो प्रधानमंत्री बने, तो 13 दिन के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने। उनको एक बार एक साथ ही लेंगे, लेकिन अभी एक बार मैं ले रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन की गिरी, तो कौन प्रधानमंत्री आए, तो HD देवगौड़ा आए। कौन आए, HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा, क्लियर। इनके बारे में थोड़ा देखो क्या, HD देवगौड़ा के बारे में एक ही फैक्ट जुड़ा हुआ है क्या, महिला बिल लाने वाला, महिला बिल लाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, महिला बिल लाने वाले प्रधानमंत्री। प्रथम मतलब अभी तक यही लाए हैं, इसलिए महिला बिल लाने वाले प्रधानमंत्री वो कौन थे, आपके HD देवगौड़ा। और HD देवगौड़ा ना, उन्होंने कहा कि 33% आरक्षण दो, किसको बोलो, महिलाओं को। कहां पर बोलो, लोकसभा में, और कहां पर, विधानसभा में। लेकिन आज तक ये पूरा नहीं हो पाया है, और आज तक ये अधूरा ही है, क्या बोलो, महिला बिल का कॉन्सेप्ट। और इसके लिए बार बार बहसबाजी भी चलती है, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। पंचायत और नगर पालिकाओं में हमने जरूर 33% क्या दिया बोलो, आरक्षण दिया है, लेकिन जो संसद और विधायिका यानी विधानमंडल है, वहां पर अपने अभी तक भी 33% आरक्षण का प्रावधान नहीं दिया गया है। और HD देवगौड़ा के बारे में अगर आप जोड़ना चाहते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में राज्यसभा से सांसद है, वर्तमान में राज्यसभा से सांसद है, राज्यसभा से क्या है बोलो, सांसद है। तो वर्तमान में राज्यसभा से क्या बोलो, सांसद है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना किसके बारे में, HD देवगौड़ा। फिर आप देखते हैं HD देवगौड़ा के बाद जो प्रधानमंत्री आए वो आए इंद्र कुमार गुजराल, जिसको हम कहते हैं IK गुजराल। और IK गुजराल के बारे में आपको भी यही बात थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या, कि IK गुजराल का एक लंबा अनुभव रहा, और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, और इनके अलावा भी विदेश मंत्रालय इन्होंने संभाला। तो गुजराल सिद्धांत इन्होंने दिया जब ये प्रधानमंत्री थे। गुजराल सिद्धांत किसने दिया बोलो, गुजराल सिद्धांत किसने दिया, तो गुजराल सिद्धांत किसने दिया बोलो, IK गुजराल ने। और गुजराल सिद्धांत क्या कहता है, वो एक बात ही कहता है कि पड़ोसी है ना, उन पर ध्यान दो। और सुन लो, गुजराल सिद्धांत पर ही है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ गुजराल, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला पड़ोसी फर्स्ट, और पड़ोसी फर्स्ट है ना, उसको मतलब इंप्लीमेंट जो किया है ना, वो हमारे प्रधानमंत्री किसने किया बोलो, वर्तमान नरेंद्र मोदी ने। किसने नरेंद्र मोदी ने किया। और एक्ट ईस्ट, सुन लो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी ना,
एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट किसकी होगी? नरसिम्हा राव की। एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, वो भी है ना मोदी जी लेके आए, तो ध्यान रखना कौन, तो दोनों ही चीजें मोदी जी पर है। बोलो क्वेश्चन भी आ गया सेकंड ग्रेड के अंदर, बोलो नेबर फर्स्ट और एक्ट ईस्ट ये दोनों किसके? बोलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके आए। गुजराल सिद्धांत के बेस पर ये नीतियां लाए, और गुजराल सिद्धांत किसने दिया था? इंद्र कुमार गुजराल ने। इंद्र कुमार गुजराल भारत के क्या रहे थे? बोलो प्रधानमंत्री रहे। तो ये आपको मैंने बता दिया है। देखो ये कहां से कहां तक का ये जो चेन चल रही थी ना, ये सारी चीजें भी मैं बता देता हूं। देखो कहां से, तो इंद्र कुमार गुजराल से जुड़ी हुई सारी चीजें जो थी वो अपन ने बताई। इससे पहले जो प्रधानमंत्री रहे, तो प्रधानमंत्री की जो चेन थी, तो उसको आप ढंग से अगर आप देखते हैं तो अब आपको सारी चीज समझ आएगी। चंद्रशेखर के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री रहे वो पीवी नरसिम्हा रहे, और नरसिम्हा राव का पूरा 5 साल का कार्यकाल रहा। और अयोध्या का जो विषय है, बाबरी मस्जिद का ढांचा जो गिरने का विषय है, वो इनके कार्यकाल में हुआ था। और उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे ये मुझे आप कमेंट करके बताओ, जो कि बाद में जाकर राजस्थान के क्या बने थे? राज्यपाल भी बने थे। तो ये आज चीज को आप बताना है। अटल बिहारी वाजपेयी जो है 13 दिन की सरकार रही, उनको अभी अपने वापस डिस्कशन करेंगे। फिर एचडी देवगौड़ा को सर्वसम्मति से क्या चुना गया? बोलो प्रधानमंत्री। तो देवगौड़ा साहब भी आप देखो क्या 1 जून 1996 से बोलो 21 अप्रैल 1997, यानी पूरे ना बोलो लगभग 10 महीने प्रधानमंत्री कौन रहे? देवगौड़ा। फिर इंद्र कुमार गुजराल जो है वो 97 से देखो मार्च 1998, यानी लगभग 1 साल से अधिक का टेनर किसका रहा? इंद्र कुमार गुजराल का। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने की सरकार रही, और फिर वापस 5 साल की सरकार किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की। तो अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, इनको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में एक साथ देखेंगे। क्यों? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी हुई योजनाएं भी खूब है, मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई खूब है, और वर्तमान सुहाग सी बात है कौन हो गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनसे जुड़ी हुई हमारी खूब योजनाएं, तो इनको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। अब आप लोग ये जितनी भी चीजें हैं इनको साथ ही नोट करते रहे, तो आपका प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री और टॉपिक का टॉपिक भी क्या हो जाएगा? बोलो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगली।